नमस्कार, मैं कौस्तुभ ओमर विज्ञान भारती ब्रह्मवर्त द्वारा आयोजित ज्ञान विज्ञान संवाद पॉडकास्ट कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह पॉडकास्ट कार्यक्रम स्टेम इन्फिनिटी लैब के सहयोग से हम लोग आयोजित कर रहे हैं और जैसा कि आपको विदित है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों के इंटरव्यू करते हैं जिन्होंने सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट छोड़ा है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही स्थान पर बैठे हुए हैं जिसका नाम है छत्रपति साहू जी महाराज इनोवेशन फाउंडेशन, जिसे शॉर्ट में CSJM IF के नाम से भी हम जानते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज इनोवेशन फाउंडेशन एक बहुत कम समय में बड़ा इम्पैक्ट छोड़ने वाला ऐसा फाउंडेशन है जिसने कह सकते हैं कि मोर देन 50 स्टार्टअप्स को स्थान दिया और उनके कार्य को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। और उनके कार्य को प्रदर्शित करके उन्होंने ये दिखाया कि जब एक विद्यार्थी कुछ सोचता है, समाज में बदलाव के लाने के बारे में सोचता है, जलवायु परिवर्तन की चिंता करता है, जल को बचाने के बारे में सोचता है, ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचता है जो शायद किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी के लिए कह सकते हैं कि लाइफलाइन हो सकती है। ऐसे स्टार्टअप्स जब केवल दिमाग में आते हैं विद्यार्थियों के, और वो विद्यार्थी उन स्टार्टअप्स को लेके घूमते हैं कि कोई इस आइडिया को पसंद करे और कोई स्थान दे, ऐसा जो फाउंडेशन है वो है CSJM IF। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे साथ इस CSJM इनोवेशन फाउंडेशन के CEO डॉक्टर दिव्यांशु शुक्ला जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। आपका इस पॉडकास्ट कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये बताते हुए आपको बेहद प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 5 सालों में इस इनोवेशन फाउंडेशन ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पे छोड़ा है। तो मैं सर से ही जानना चाहूँगा कि इस इंक्यूबेशन सेंटर को प्रारंभ हुए कितना समय हो गया और आज के समय में कितने स्टार्टअप्स यहाँ पर इंक्यूबेट हैं? माननीय कुलपति जी की प्रेरणा से 2022 में इस स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर को यहाँ पर लॉन्च किया गया और आज की डेट पे करीब 60 स्टार्टअप जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस जर्नी में बहुत से लोग हैं। मैं तो अभी नया CEO अपॉइंट हुआ हूँ, बट इस जर्नी में बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, तो मैं शुरुआत उसी से करूँगा। तो हमारे एक विवेक मिश्रा सर हैं जो CEO रहे हैं, शिल्पा कायस्था मैम हैं जिन्होंने पूरा यूनिवर्सिटी का इनोवेशन का इकोसिस्टम डेवलप किया है। तो उन दोनों के योगदान के बिना ये संभव नहीं था और ऑब्वियसली माननीय कुलपति जी के प्रेरणा के बिना तो ये संभव नहीं था। तो उनके नेतृत्व में हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। इस स्टार्टअप जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस आए। कैसे स्टूडेंट्स को प्रमोट करना है, कैसे स्टूडेंट्स को डेवलप करना है, कैसे एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है, क्योंकि बच्चे के दिमाग में वो आइडिया है लेकिन ज़रूरी नहीं है जब वो आइडिया लेकर आए तो वो इम्प्लीमेंटेबल मोड में हो। कैसे, तो हम लोग 2 प्रोग्राम यहाँ पर रन करते हैं, एक प्री इंक्यूबेशन और एक इंक्यूबेशन। प्री इंक्यूबेशन प्रोग्राम में हम बच्चे को 6 महीने के लिए टाइम, स्पेस, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो लैब एक्सेस हो। वो अपनी स्पेस को यहाँ पे यूटिलाइज करके अपने आइडिया को किसी भी हम्म। मॉडल में डेवलप कर सकता है। और इंक्यूबेशन मॉडल में जिसके पास कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज ऑलमोस्ट रेडी फॉर्म में होती हैं, तो उन स्टार्टअप्स को हम यहाँ पर इंक्यूबेट करते हैं और उनको नर्चर करके उनका बिजनेस डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके अलग अलग मेंटरशिप सपोर्ट देकर हम उनको डेवलप करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सर ने एक कह सकते हैं कि संक्षिप्त में बताया कि अराउंड 60 स्टार्टअप्स हैं। मैं सर से एक और अगर सर स्पेसिफिकेशन भी बता सके कि जो स्टार्टअप्स हमारे किन किन फील्ड्स में काम कर रहे हैं, या फिर वो ऐसा लगता है कि कुछ स्टार्टअप्स को मेंशन करना यहाँ पर जरूरी जी है जी, जो सोसाइटी में एक चेंज लेके आए हैं, उनका जरूर नाम मेंशन करें। बिल्कुल। सी मेनली हमारे जो स्टार्टअप हैं वो AI IoT बेस्ड हैं, सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट साइंसेस बेस्ड हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी बेस्ड हैं, मटेरियल साइंस बेस्ड हैं और कुछ जो हैं वो FMCG प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो हम लोग सेक्टर एग्नोस्टिक हैं, बट हमारा जो कोहर्ट है वो हम सस्टेनेबिलिटी को बहुत प्रमोट करना चाह रहे हैं। और उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट, हमारे यूनिवर्सिटी में भी एक फ्लोटा स्टार्टअप है जिसने हम्म। एक पूरा प्रोजेक्ट है। अभी मैं आपको पूरा विजिट कराऊंगा और वो कैसे उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है उसको देखने को मिलेगा। एक EHM स्टार्टअप है जो सस्टेनेबिलिटी कैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सस्टेनेबिलिटी इकोसिस्टम को मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उसको कैसे मेजर करना है, उसका पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है। और उस सस्टेनेबिलिटी प्लेटफॉर्म की वजह से हमारे यूनिवर्सिटी को QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में रैंक भी मिली है।
तो रियल इम्पैक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। एक ईएचएम है, ईएचएम तो आपको बता दिया। एक एनकोश करके स्टार्टअप है जो एग्री बेस्ड स्टार्टअप है, और वो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में कैसे फार्मर्स तक अपने प्रोडक्ट को, फार्मर्स तक डायरेक्टली प्रोडक्ट को लेकर कैसे मार्केट में डायरेक्ट लॉन्च करना है। तो कुछ स्टार्टअप्स हैं जो स्टूडेंट से निकले, लेकिन स्टूडेंट इतने पैशनेट हैं कि उनको काम करने के तरीकों को देख के खुशी होती है। एक ऑटो क्लिक स्टार्टअप है जो सारे जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं उनको कैसे ऑटोमेट करना है। पूरे यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि कैसे एनर्जी सेव हो रही है। तो इन्हीं स्टार्टअप की वजह से कम यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 40% एनर्जी सेव और 60% वाटर सेव हम लोगों ने किया है लास्ट 3 ईयर्स में। ओके। तो ये रियल इम्पैक्ट बेस्ड स्टार्टअप हैं, और इन ऐसे स्टार्टअप से हम और निवेदन भी करेंगे आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर सस्टेनेबिलिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म हमसे जुड़ना चाहें तो वो बिल्कुल जुड़ सकते बिल्कुल, लास्ट में जो एक स्टार्टअप उन्होंने मेंशन किया ऑटो क्लिक, तो मैं बताना चाहूँगा कि ऑटो क्लिक को स्टार्टअप को कि स्टार्ट करने वाले जो है वो मेरे ही स्टूडेंट रहे हैं। एक श्रीधर हैं। तिवारी हैं जी जी उसमें और सार्थक तिवारी हैं, जी जी। और आज भी वो आते हैं मुझसे मिलते हैं। हम्म और आई थिंक उनकी एज 18 से कम थी जब उन्होंने ये स्टार्टअप शुरू हम्म। किया है। तो मैं ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब आप कुछ मन में ठान लेते हैं करने के लिए तो एज इज जस्ट अ नंबर। ट्रू। सो ये प्रूव करके दिखाया इस इनोवेशन फाउंडेशन में। दैट इज वाई वी आर हेयर टू इंटरव्यू सीईओ सर एंड मैनेजर सर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जी। आईपीआर एक दौर था भारत में। और एक मैं छोटी सी स्टोरी से बात शुरू करूंगा। कहते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो क्रेडिट है अगर उसको आप ऑन पेपर देखें या फिर आईपीआर की बात करें तो वो मार्कोनी के नाम पे है। बट फैक्ट ये है, और ये ऐसे सभी एविडेंस हमारे पास है कि जगदीश चंद्र बसु भारत में एक ऐसे साइंटिस्ट हुए, एक ऐसे फिजिसिस्ट हुए। ये मैं एक वर्ड कोट कर रहा हूँ, फिजिसिस्ट। बहुत सारे लोग उनको बायोलॉजिस्ट ही समझते हैं क्योंकि उन्होंने कैस्कोग्राफ बनाया था। बट वो एक फिजिसिस्ट भी हुए, और वायरलेस टेक्नोलॉजी मार्कोनी से कहीं पहले जेसी बोस ने दी थी। बट वो आईपीआर रजिस्ट्रेशन उन्होंने इसलिए नहीं करा कि उन्हें लगा कि ये इस पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। और कुछ समय बाद वो मार्कोनी के नाम पे आ गए, और इतिहास आज मार्कोनी को ही इस काम के लिए ध्यान में रखता है। दैट इज वाई आईपीआर इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। और मुझे लगता है पिछले जो 11 साल में जो गवर्नमेंट का चेंज आया है, 11 साल में बहुत सारे आईपीआर बढ़े हैं। बट मैं सर से जो बात करने वाला हूँ कि आईपीआर के लेवल का काम है या नहीं है, कई बार ये स्टूडेंट जस्टिफाई नहीं कर पाता। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो उसका जस्टिफिकेशन कैसे हो सकता है, हमारा इंक्यूबेशन सेंटर उस पर कैसे हेल्प कर सकता है, इसके बारे में सर बताएं। सर, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया 2022 में, तो आईपीआर की जो फाइलिंग थी यूनिवर्सिटी के लेवल की, अगर मैं बात करूँ तो बहुत लिमिटेड थी। फिर माननीय कुलपति जी ने एक प्रेरणा से एक आईपीआर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेल यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश हुआ, और पिछले 2 साल में करीब 356 पेटेंट और 69 डिज़ाइंस ग्रेट। कुलपति जी की प्रेरणा से आईपीआर सेल ने फाइल करे। और ये एक लैंडमार्क फीट हम लोगों ने इसलिए अचीव किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, फाइल करे, पब्लिश हुए, ग्रांट का क्या? बट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आईआईटीज भी अपने पेटेंट या कोई आईपीआर फाइल कर रही है तो उसका ग्रांट रेट 5% होता है। तो मेन जो चैलेंज है, जो इकोसिस्टम डेवलप करने की बात है, जो रैंकिंग फ्रेमवर्क्स हैं, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, वो इस पर एम्ड है कि आप आईपीआर को समझें, पहले तो बेसिक समझें। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं 2018 में मैंने अपना एलएलबी आईटी खड़गपुर से पास किया आईपीआर में स्पेशलाइज करके, और 2018 से मैं आईपीआर अवेयरनेस दे रहा हूँ, और 2026 आ गया है ऑलमोस्ट 5 दिन बाद। अभी भी जो आईपीआर का लेवल है वो मैं 2018 की ऑडियंस ले लूं या 2026 की ऑडियंस ले लूं, मेरे को आईपीआर के लेवल और लेवल ऑफ अवेयरनेस में इंक्रीमेंट नहीं दिखता। तो पॉइंट ये है कि आप अवेयर होकर कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कैसे अपने बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए आप कोई रिसर्च वर्क है, बहुत अच्छे प्रोफेसर से बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, लेकिन वो आईपीआर फाइल नहीं कर रहे। उनको ये लग रहा है कि मैं अपनी इस रिसर्च को किसी जर्नल में पब्लिश कर दूं। तो आईपीआर इज नॉट समथिंग कि जिसको आप अकेडमिकली यूज करो। आईपीआर इज अ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन मैकेनिज्म। ओके। आप कैसे उससे कॉमर्शियल एक्सप्लॉयट करके अपना रेवेन्यू अर्न कर सकते हो। तो मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि आईपीआर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो आईपीआर आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस।
आपको उसके बारे में बेसिक पता होना चाहिए। तो आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो उसकी उसकी एग्जिस्टिंग प्रायर आर्ट को एग्जिस्टिंग डेटाबेस से सर्च कर सकते हो। बहुत इजी मैकेनिज्म है उसको सर्च करने का। आप उसको सर्च करके देख सकते हो कहाँ लूप होल्स हैं, और क्या आप उन लूप होल्स में उस गैप को फिल करके अपना एग्जिस्टिंग आईपीआर उस फील्ड में लाकर फाइल कर सकते हो पेटेंट या डिजाइन के तौर पे, या नहीं कर सकते हो। तो उसके थ्रू आपका रेवेन्यू जनरेशन एक अलग लेवल पे इंक्रीज हो जाता है। रही बात कि आईपीआर कितना ज़रूरी है स्टार्टअप्स के लिए, तो स्टार्टअप्स सिर्फ आईपीआर को पेटेंट के तौर पे मत देखिए, आप ट्रेडमार्क भी देख सकते हो, आप एग्जिस्टिंग डिज़ाइन भी देख सकते हो। जैसे आप देख रहे होगे अगर ये पॉट है तो इसका यूनिक डिज़ाइन भी अपने आप में एक आईपीआर है। तो मैं तो हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक आप हमेशा आईपीआर से गवर्न होते हो, बस आपको पता नहीं होता है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो चाहे वो ट्रेडमार्क का गुडविल का एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे डिज़ाइंस का एक्सप्लॉयटेशन हो, आप कहीं ना कहीं उससे गवर्न हो रहे होते हो। तो आपको बस बेसिक आईपीआर की नॉलेज के साथ, हाँ उसमें आपको अटॉर्नीज लगेंगे जो आपकी फाइलिंग के लिए, फाइलिंग प्रोसेस के लिए नीड करेंगे, हेल्प करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, और उनकी हेल्प के साथ आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल आईपीआर के अराउंड डेवलप कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आपके लिए रहेगा कि अगर सपोज एक कोई ऐसा स्टूडेंट है, उसको लगता है ये बहुत यूनिक वर्क है, जी वो एक रिसर्च करके फाइंड करता है कि ऐसा काम कहीं नहीं करा और ये आइडिया बहुत ट्रांसफॉर्मिंग आइडिया है, जी और वो चाहता है कि इस पर मुझे आईपीआर लेना चाहिए, बट वो उस सिचुएशन में नहीं है या उसके पास उतना पैसा नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं है, तो क्या जो सीएसजेएम इनोवेशन फाउंडेशन है उसकी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल। और अगर कर सकता है तो किस तरह से उसका प्रोसेस होगा, वो मैं आपसे चाहूंगा कि शेयर करें। सर हम लोग एज ए इनोवेशन फाउंडेशन ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ के स्टार्टअप्स को या बाकी किसी भी स्टूडेंट्स को जो यूनिवर्सिटी या किसी से तौर पे एफिलेटेड है, कि वो आकर अपना आईपीआर फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिवर्सिटी में फाइल करवा सकता है। हमारे पास इम्पैनल्ड अटॉर्नीज हैं जो हर मंथ विजिट करते हैं, और उनसे वो हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं वो अपनी हेल्प भी लेते रहते हैं, जी वो जी। अपना फाइल भी करवाते रहते हैं। तो ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हर यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कोई भी इंसान है तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री अवेलेबल ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हाँ। होती है, तो ओके। यूनिवर्सिटी जितने भी पेटेंट फाइल करें या डिज़ाइन फाइल करें हैं, चाहे वो स्टार्टअप्स के हों, चाहे वो एफिलेटेड कॉलेजेस के टीचर्स के हों, हाँ स्टूडेंट्स के हों, रिसर्च जी। स्कॉलर्स के, नॉट अ सिंगल penny हैज़ बीन गिवन बाय एनी इन्वेंटर। सो ये कोट कर लीजिए, यूनिवर्सिटी के पास आपके लिए बहुत अच्छी सर्विस है। अगर आपका कोई आईपीआर है और आपको लगता है ये बिल्कुल यूनिक आइडिया है, नोवेल आइडिया है, सो आप यूनिवर्सिटी में, खासकर मैं अगर बात करूं कि सीएसजेएम इनोवेशन फाउंडेशन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके आईपीआर को उसकी वैल्यू के हिसाब से अगर लगता है उसको करना चाहिए, तो यहाँ की टीम आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सर। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने हम लोगों ने सीईओ सर से जाना कि हमारा इंक्यूबेशन सेंटर का कैसे स्टार्ट हुआ, किस तरह से वो लोगों को हेल्प कर रहा है और कैसे आईपीआर को सेव कर रहा है। सेकंड पार्ट में इसके बारे में और बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू।